हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम चैप्टर चल रहा था बायो के अंदर सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और सेल के अंदर मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें करवा दी थी कि सेल की डिस्कवरी वगैरह किसके द्वारा की गई थी, या फिर लिविंग सेल की खोज किसने की थी, या डेड सेल की खोज किसने की थी। और उसके बाद जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं ये किसको क्या बोला जाता है, ये अपन ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज यानी सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये इसमें सही रहने वाला है। न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है ये क्या है, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज होता है। अब इसमें आप जान लेते हैं कि ये कोशिकांग होता क्या है, यानी जो न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा है तो कहां पर होता है, कैसे होता है। अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, तो देखिए कुछ एस टाइप की क्या होती है, एक सेल होती है। और सेल के यहाँ पर सेंटर पॉइंट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और इस केंद्रक के बारे में जितने क्वेश्चन आएंगे ना वो हम सारे के सारे आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, ठीक है। इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसे कोशिका का डायरेक्टर भी कहा जाता है। और इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। यानी जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के जो अदर नेम होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए इसे कोशिका का मैनेजर कहते हैं, इसे ब्रेन बोलते हैं, कंट्रोलर या फिर डायरेक्टर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हमारी सेल होती है ना, इस पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, यही न्यूक्लियस करता है। यानी इस कोशिका का दिमाग कौन है, इस न्यूक्लियस को, इस केंद्रक को ही कहा जाता है। और बाकी जितने भी इसके अंदर कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सबको कंट्रोल करके कौन रखता है, वो न्यूक्लियस ही रखता है। इसलिए इसको बोल दिया कि कोशिका का मैनेजर या डायरेक्टर इसको बोल दिया गया। अब मैंने आपको एक बात बताई होगी, जो ये केंद्रक होता है ना, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है। केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बनी होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहोगे, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस न्यूक्लियस के बारे में दो क्वेश्चन और आएंगे। क्या, अगर ये पूछ ले कि प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है क्या, तो प्लांट सेल यानी जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें क्या होता है, ये लार्जर होता है, ठीक है ना, लार्जर इन प्लांट सेल। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा किसके अंदर होता है, तो ये प्लांट सेल के अंदर होता है, पादप कोशिका के अंदर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलर कहां पर होता है, तो आपने बता देना है स्मॉलर इन, स्मॉलर इन एनिमल सेल, स्मॉलर इन एनिमल सेल। जो जंतु कोशिका होती है इसमें तो ये छोटा होता है, और जो पादप कोशिका होती है ना, इसमें क्या होता है, ये बड़ा होता है। अब देखिए एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके आगे क्या होते हैं, इसके आगे पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये किस चीज की बनती है, ये पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। ये किस चीज की बनती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए।
अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या कार्य करती है, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ये इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, फिर देखिए न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट भरा होता है ऐसे करके। ऐसे क्या होता है, इसमें ना एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब इस केंद्रक द्रव्य के अंदर ही या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही क्या होते हैं, इसमें आरएनए, इसी के अंदर क्या रहते हैं, इसमें आरएनए भी होता है और प्लस इसमें प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, आरएनए भी होता है और इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद रहता है। तो वो इस लिक्विड पार्ट के अंदर यहाँ पर भरा रहता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसी न्यूक्लियस के अंदर है ना, जब यहां पर देखोगे ऐसे करके, इसमें एक होती है न्यूक्लियोलस, इसे कहा जाता है केंद्रिका। इसे क्या कहा जाता है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, इसे केंद्रिका कहा जाता है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है केंद्रिका। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है, पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा पार्ट कौन सा है, तो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। अब इस केंद्रिका का मेन फंक्शन क्या है, यह क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो ये होती है डार्क पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की होती है ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अभी आप इमेज देखेंगे ना न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस अंदर से कैसे दिखता है। अभी आप इसके अंदर इमेज देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यूक्लियस देखने में कैसा लगता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस सोचो केंद्रिका होती है, ये डार्क पर्पल कलर की होती है। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या होता है, इट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। इट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, जब सेल डिवीजन होगा, ये तभी हमें दिखेगी। कौन सी वाली, न्यूक्लियस। मैंने कहा ये पूरी कोशिका है, ये पूरी कोशिका जब अपने आप को डिवाइड करेगी ना, तो ये अपने जैसे ही 2 सेल को और बनाती है। तो जब ये डिवाइड करती है या सेल डिवीजन जब होगा, वो किसकी प्रोसेस से होगा, वो इसी न्यूक्लियोलस केंद्रिका के माध्यम से होता है। तो 2 बातें कौन सी याद रखनी है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका डार्क पर्पल कलर की है। सेकंड पॉइंट, इट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तो हमें क्या दिखाई देती है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसी के अंदर ऐसे करके ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे करके इनको बोलते हैं। जो चौथा पॉइंट है, क्रोमेटीन कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे, इन्हें क्रोमेटीन कहा जाता है। यानी ये होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये धागे नुमा संरचनाएं होती है और इन्हीं क्रोमेटीन से क्या बनते हैं, आगे चल करके क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बनते हैं। इसी क्रोमेटीन से क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। फिर आप इसको आगे पढ़ेंगे कि जो क्रोमोसोम है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल में कितने होते हैं और फीमेल के अंदर कितने होते हैं, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अपन ने क्या देख लिया कि जो न्यूक्लियस है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या आया कि कोशिका का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल यानी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो वो न्यूक्लियस ही होता है, वो केंद्रक होता है। अब इसमें आगे आप देखिए, केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किस चीज की बनती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, इसमें क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन वगैरह यहाँ पर होते हैं। जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका, ये डार्क पर्पल कलर की होती है और कोशिका विभाजन करवाती है। और चौथा पॉइंट होते हैं क्रोमेटिन।
तो ये क्या काम करते हैं यहाँ पर, इनका मेन फंक्शन है कि नहीं से क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। और कोशिका का मैनेजर, कोशिका का ब्रेन, डायरेक्टर, कंट्रोलर किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का ऑप्शन था फर्स्ट। आगे अगर हम देखें तो आगे आपको इमेज दे रखी है, देखिए ये आपको दिखता है ना ऐसे, सेल न्यूक्लियस एनाटॉमी। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप न्यूक्लियस को देखोगे ना, जैसे ही न्यूक्लियस को देखोगे तो इसको आपको दिखा रखा होगा यहाँ पर, ये तो होते हैं न्यूक्लियर पोर। ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, इसमें छिद्र जो होते हैं ना वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोलस है इसको क्या बोलते हैं, इसको केंद्रिका कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या नाम दे रखा है, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो ये लिक्विड पार्ट आपको भरा पड़ा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है, केंद्रक द्रव्य जो होता है ना उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसे न्यूक्लियर इन्वेलोप भी कहा जाता है। तो ये जब कोशिका के अंदर, ये कोशिका थी और इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक था, तो ये केंद्रक दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है जब इसकी एनाटॉमी होती है तो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, किसकी, केंद्रक की। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसके जो साथ में जो इमेज मैंने लगा रखी है ना, ये है आरएनए और डीएनए। तो मैं आपको बताता हूं, अपन इस क्वेश्चन के अंदर यहीं पे करेंगे। पहले आरएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप अभी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलिज, ये जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, इस केंद्रक में ही क्या होता है, एक तो होता है डीएनए और एक इसमें होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के बारे में ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आप यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या है, तो इसको बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। ऐसे ही आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और आरएनए और डीएनए दोनों है क्या, ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और ये कितने होते हैं, तो दो होने हैं, आरएनए और डीएनए। किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर होते हैं। अब जो डीएनए है ना, ये होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये कैसे दिखता है, आप इसकी इमेज देख लेंगे ना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब अगर आप डीएनए को देखोगे ना तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा डीएनए, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे करके होती है। और जो आरएनए होता है ना, ये होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को दिखेगा ना तो ये इसी फॉर्म में दिखता है, इसलिए इसको बोल दिया कि ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आरएनए का या डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये मॉडल किसने दिया था, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बताया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में, और आरएनए का जो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में, या फिर इसी न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये किसने बताया, तो फ्रेडरिक मिसर ने बताया था। और उसी फ्रेडरिक मिसर ने आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। नेक्स्ट क्या पूछेगा, अब जो डीएनए है ना, ये कोशिका के अंदर होता कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक तो ये केंद्रक के अंदर तो होता ही होता है। साथ में अपन डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का क्या होता है,
डीएनए होता है। और साथ में जो प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डीएनए जो है ये कहाँ होता है, तो आपने बताना है एक तो कोशिका का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, और एक प्लांट सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और आरएनए कहाँ पर होता है, अगर ये पूछ ले कि आरएनए जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, केंद्रक के अंदर तो है ही है, साथ में कहाँ पर होगा, तो ये आपका होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। अब ये बात तो हो गई कि डीएनए, क्या इस डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आरएनए कहाँ पर होता है, तो केंद्रक के अंदर तो होगा ही होगा, साथ में होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, जो डीएनए है इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। इनके 4 नाम होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, केवल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। देखिए, एक का नाम तो होता है एडिनिन। क्या नाम होता है, एडिनिन। एक होता है यहां पर थायमीन, थायमीन। और एक कौन सा होता है यहां पर, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन। और एक होता है ग्वेनिन। एक कौन सा होता है, ग्वेनिन होता है। तो एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वेनिन, ये 4 क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है जो किस में होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं। इनके पेयर बने होते हैं, जैसे ए डबल बॉन्ड टी लिखा मिल जाएगा आपको ऐसे, और सी ट्रिपल बॉन्ड जी लिखा मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखेगा, जी लिखा मिल जाएगा। ठीक है। और आरएनए में अगर मैं कहूं कि जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं ना, ये कौन कौन से होते हैं, तो बाकी 3 तो सेम होते हैं, लेकिन यहां पर है ना एक यूरेसिल अलग होता है। यहां पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। और ये यूरेसिल किसके स्थान पे आता है, तो ये यहां पर थायमीन के स्थान पे आता है। याद रखना, नाइट्रोजीनियस बेस 5 होते हैं, जिनका नाम क्या क्या है, एडिनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है और ग्वेनिन है। ये 4 किसमें है, डीएनए के अंदर है। तो डीएनए के अंदर जो है और वो आरएनए में नहीं है, तो वो कौन सा होता है, तो जो थायमीन होता है ना, ये डीएनए में होता है। और यहां पर फिर कैसे लिखा मिल जाएगा, यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड जी लिखा मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर थायमीन के स्थान पे कौन सा आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा ये पूछ सकता है कि कौन सा डीएनए में तो होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता, तो याद रखना डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में थायमीन नहीं होता। ऐसे ही जो यूरेसिल है ये सिर्फ आरएनए में होता है, यहाँ पर डीएनए के अंदर नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है और आरएनए का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो डीएनए है ना, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, डीएनए का मेन फंक्शन यानी इनका कार्य क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर है, पहले सुनो, जो डीएनए है इनके ऊपर ना ऐसे करके छोटे छोटे सेगमेंट से लगे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। इनको क्या बोलते हैं, इनको जीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, इनको जीन कहा जाता है। और यही जीन क्या काम करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कौन लेकर के आता है, वो इसी डीएनए के ऊपर लगे जो जीन होते हैं ना, वही लेकर के आते हैं। आप कई बार देखते हैं ना कि उसकी जो हाइट है वो उसके पापा पे गई है या उसकी मम्मी पे गई है
या उसकी जो आंखों का कलर है वो अपने पापा के जैसा है, या हमारी बालों का जो कलर है वो अपने पेरेंट्स के जैसा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से, ये जेनेटिक कैरेक्टर आए कहाँ से, तो हमारे पेरेंट्स से आए हैं। कौन लेकर के आया, ये डीएनए लेकर के आता है। और डीएनए के ऊपर भी क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं ऐसे करके, वो लेकर के आते हैं। और फिर आपसे पूछेगा आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, आरएनए का मेन फंक्शन या फिर इसका कार्य क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपने नोट करना है कि जो आरएनए है ना, इसका काम होता है एक तो प्रोटीन मेकिंग का, क्या काम करता है, ये प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है। प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, वो आरएनए करता है। और आरएनए आगे 3 टाइप का होता है, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, ये आरएनए होते हैं। हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि डीएनए और आरएनए इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपने बता देना यहां से। अगर पूछ लेगा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। डीएनए दिखने में ऐसा दिखेगा आपको और आरएनए आपको ऐसा दिख जाएगा, यहाँ पर सिंगल होता है। आरएनए कहाँ पर होता है पूछे, तो केंद्रक के अंदर होता ही होता है, और साथ में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इधर ये कहाँ पर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो है ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। हो जाएगा। तो ये थे आपके आरएनए और डीएनए। चलिए अब हम एक इमेज देखते हैं आरएनए और डीएनए की। मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखते हैं आरएनए और डीएनए। ये देखो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आपको ना यहाँ पे इमेज दे रखी है। अब ये आपके सामने दिख रहा होगा कि आरएनए दिखने में कैसा दिख रहा है और डीएनए कैसे दिखता है। ये क्या है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, किसकी है, ये आरएनए की है। और ये देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऐसे करके, ये क्या है, ये आपका डीएनए है। तो ये तो डीएनए है और ये क्या होता है, आरएनए। तो ऐसे होता है। अब एक चीज और देखो, यहां पर आपको दिखा मिल रहा है कौन से वाला, कि साइटोसिन। ये देखो ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ये एडेनिन है और ये थायमीन है। तो यहां पर तो थायमीन है और यहां पर थायमीन की जगह क्या है, यूरेसिल आता है। बस इतना फर्क है आरएनए में और डीएनए में कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, यहां पर तो थायमीन है और यहां पर इसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल। यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा, देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियस पे आती है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड यू मिलेगा आपको। मैंने बताया ना आपको, ए डबल बॉन्ड यू, सी ट्रिपल बॉन्ड क्या मिलेगा, जी। ऐसा स्ट्रक्चर तो यहां पर आएगा। और यहां पर कैसे, यहां पर आता है ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ऐसे सिस्टम आपको बना यहां पर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, आरएनए का और डीएनए का। डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए ये मैंने आपको बता दिया है। आपको मैंने अच्छी प्रकार से बताया है आरएनए कहां पर होता है और डीएनए कहां पर होता है। और डीएनए की इसी सेगमेंट के ऊपर ये ऐसे करके ना, इस पे क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर जीन की, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन जो है ना, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं, तो यहां पर होते हैं 30K, 30,000 जीन होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इन्हीं का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको एक दूसरे के अंदर भेजना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे कैरेक्टर्स है वो यही लेकर के आते हैं। ठीक है। तो ये था आपका आरएनए और ये क्या था, डीएनए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन सा आएगा। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, इसने आपसे पूछा है कि जो पादप कोशिका है ना, ये किस चीज की बनी होती है। क्या पूछा गया है, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, पादप कोशिका किस चीज की बनी होती है। देखिए अब जो ये सेल वॉल होती है ना, पहले समझो कि सेल वॉल नाम किसको दिया गया है। अगर मैं कहूं कि ये अपने आप में एक सेल है, ये कौन सी है, ये एक एनिमल सेल है।
और इस एनिमल सेल के अंदर जो है ना, यह जो आउटर लेयर होती है ऐसे करके, इसके चारों तरफ है ना एक लेयर बनी होती है, एक परत होती है, ऐसे करके आएगी, ये लो, ठीक है। इसे तो नाम देते हैं सेल वॉल, इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। और याद रहे, इसकी जो इनर लेयर होती है ना, ये वाली, इसकी जो इनर लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशल प्लांट की, तो प्लांट के अंदर दोनों मौजूद रहती है। दोनों कौन सी, यहाँ पर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ये प्लांट के अंदर क्या होती है, जो सेल वॉल है ये यहाँ पर आउटर लेयर होती है, क्या होती है, ये एक प्रकार की आउटर लेयर होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लांट के अंदर क्या होती है, ये इनर लेयर होती है, इनर लेयर अंदरूनी परत होती है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो प्लांट की सेल वॉल है, तो ये प्लांट की कोशिका भित्ति है ना, ये किस चीज की बनती है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, अक्सर आपने किसी पेड़ को देखा होगा। देखिए, ये मान लीजिए क्या है, एक पेड़ का स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर इसका रूट्स वाला पार्ट है, और ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर है ना, ये स्टेम होता है, ये तना होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टेम यानी तना कहा जाएगा। और ये जो आउटर लेयर आप देखोगे ना, ये वाली, तो ये आपको क्या मिलेगी, ये आपको हार्ड मिलेगी, ये आपको कठोर मिलेगी यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो सेल वॉल है, वो कोशिका भित्ति है। अब ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना सेकंड, सेलुलोज, ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, आप क्या बताओगे, सेलुलोज। ये क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन सी वाली, सेलुलोज की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन आ जाए, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो आपने बताना क्या है, सेलुलोज ही पाया जाता है, ठीक है। और ये सेलुलोज क्या होता है, ये एक प्लांट के अंदर डेड पार्ट होता है। क्या होता है, डेड पार्ट। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो वाटर का लेवल होता है ना, वो होता है 0%। इसके पास में पानी तो होता ही नहीं, इसीलिए क्या होता है, ये एक डेड पार्ट होता है। डेड भी है और हार्डेस्ट पार्ट भी होता है प्लांट सेल के अंदर। तो जब भी आपसे ये पूछ ले कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, आपने बताना है सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए एग्जाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन और बनेंगे, यहीं से आपसे पूछ लेगा जो एंजाइम, जो कौन होते हैं वो, एक तो होते हैं फंजाई और एक होते हैं एल्गी। एल्गी, और एल्गी का मतलब होता है शैवाल, और शैवाल के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। शैवाल के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। और ये कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, ये भी सेलुलोज की ही बनी होती है। तो या तो प्लांट सेल के बारे में पूछेगा या एल्गी के बारे में पूछेगा, इन दोनों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। हो जाएगा। एक ऑप्शन दे रखा है काइटिन। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कौन से वाला, कि जो यहाँ पर फंजाई होते हैं, फंजाई यानी जो कवक होते हैं ना, कवकों के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। ये किस चीज की बनती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। ये बात आपने यहाँ पे नोट कर लेनी है। फिर एक ऑप्शन दे रखा है आपको पेप्टिडोग्लाइकोन। देखिए ये मैं करवाता हूँ,
यहां पर नोट कर सकते हो आप। इसने एक ऑप्शन दे रखा है पेप्टिडोग्लाइकोन, ये वाला पेप्टिडोग्लाइकोन। जब भी आपसे पूछ ले कौन सा बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जीवाणु होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है, इनमें भी सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल अगर आपसे पूछे किस चीज की बनती है, कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, तो वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। हो जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए ये फोस्फोलिपिड, तो इसकी बनती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली है ना, ये किस चीज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली ये किससे बनती है या किस चीज की बनी होती है, तो आपने बताना है ये फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो ये क्या थे, ये सेल वॉल थी या सेल मेम्ब्रेन थी। किस किस के बारे में पूछेगा, जो मैंने करवाया है ना वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या क्वेश्चन आएगा, प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, पादपों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, आप बताओगे सेलुलोज की बनती है। फिर आपसे पूछेगा कि जो शैवाल होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, आपने बताना है सेलुलोज की बनती है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा पूछेगा कि जो कवक होते हैं ना, इनकी भी कोशिका भित्ति किस चीज की बनती है, वो काइटिन की बनती है। हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल होती है, तो इनकी सेल वॉल किससे बनती है, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनती है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो जंतु कोशिका की सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप हमारी स्किन को ऐसे टच करोगे तो कितनी लग रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है। क्यों, ये सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, ये कोशिका झिल्ली है। और ये कोशिका झिल्ली किस चीज की बनती है, ये फोस्फोलिपिड्स की बनती है। ये बातें आपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो आपका यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसको मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर भी कर रहे होंगे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मैं उम्मीद ये रखूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अब मिल जाएंगे हम कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।